नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूजा यादव। स्वागत है आपका हमारे खास शुदा अनटोल्ड स्टोरीज ऑफ मोदी में। और इस शो में हम आपको सुनाते हैं पीएम मोदी की वो अनसुनी कहानी जो आपने कहीं नहीं सुनी होगी। तो आज पीएम मोदी का जन्मदिन है और इस खास मौके पर हम आपको सुनाएंगे पीएम मोदी की अनसुनी कहानी, उनके चाहने वालों की जुबानी। मोदी जी के ऑफिस में एक गंभीर विषय पर बैठक चल रही थी। उसी बीच एक मयूर आया और ऑफिस के कांच पर चोंच मारने लगा। जब मोदी जी ने उसे देखा तो पहले उसके लिए दाना डलवाया। पीएम मोदी जी की यह सोच बताती है कि कितने संवेदनशील व्यक्ति हैं वो। ये कहना है गृह मंत्री अमित शाह का। संवेदनशीलता, छोटे से छोटे व्यक्ति के बारे में सोचना। देश के प्रधानमंत्री के नाते मैं एक छोटी सी चीज का उदाहरण कहना चाहता हूं। एक बहुत गंभीर मीटिंग चल रही थी, उस वक्त मैं पार्टी का अध्यक्ष था। मोदी जी की ऑफिस में मीटिंग चल रही थी। एक मयूर आया और उसने कांच की दीवार पर जोर से अपनी चोंच मारना शुरू कर दिया। 2-3 मिनट तक ये प्रक्रिया चली। मोदी जी ने घंटी बजाई, किसी को बुलाया और कहा कि भाई इसका दाना आज नहीं डाला गया है, जरा चिंता करो, ये भूखा है। देश के प्रधानमंत्री को ये सोच इतनी बड़ी मीटिंग में आना, ये बताता है कि कितने संवेदनशील व्यक्ति हैं। पीएम मोदी से जब मैं मिला तो उन्होंने यूपी की कानून व्यवस्था पर एक आइडिया दिया। उन्होंने कहा कि पुलिस की फुट पेट्रोलिंग से जनता के मन में विश्वास बढ़ेगा और जब पुलिस और पब्लिक के बीच में मित्रवत संवाद होगा तो इससे अपराधी माफिया भयभीत होंगे। ये कहना है यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का। मार्च 2017 में मुझे प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में काम करने का अवसर प्राप्त हुआ। उत्तर प्रदेश में काम करने का मतलब सबसे बड़ी चुनौती तो थी कि यहाँ पे माफिया राज पैरेलल थी, बेटियां सुरक्षित नहीं थी, हर तीसरे दिन दंगे होते थे। और मैंने प्रधानमंत्री जी के सामने भी इस बात को रखा। उन्होंने पूछा कैसे कैसे काम कर रहे हैं, उन्होंने बताया तो उन्होंने कहा एक और जनता के मन में विश्वास का माध्यम बन सकता है, वह है पुलिस का फुट पेट्रोलिंग। जब पब्लिक के मन में विश्वास बढ़ेगा और पुलिस और पब्लिक आपस में एक मित्रवत संवाद करेंगे तो सबसे पहली जो चुनौती होगी वह होगी एक अपराधी और माफिया के लिए, वह भयभीत होगा। और फुट पेट्रोलिंग मैंने प्रदेश के अंदर लागू की। हर सीनियर अधिकारी से लेकर के एक सिपाही तक हर एक क्षेत्र में फुट पेट्रोलिंग का हिस्सा बना है। आज परिणाम है उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था अपनी एक सबसे बेहतरीन स्थिति में आज के दिन पर। प्रधानमंत्री जी को पर्यावरण की न केवल जागरूकता है बल्कि चिंता भी है। वो भारत की झील, नदियां, हिमालय के प्रति बहुत ज्यादा संवेदनशील है। ये कहना है स्वामी अवधेशानंद गिरी का। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी के पूर्व काल का स्मरण करूं, जब मैं उन्हें पहली बार हरियाणा में मिला, उसके बाद दिल्ली, और वो मुझे आज भी याद है कि विश्व शांति के लिए एक बार अमेरिका गए थे। भारत से अनेक संत, विचारक, उपदेशक और अनेक राजनेताओं का भी वहाँ जाना हुआ था। तब ऐसे में माननीय प्रधानमंत्री जी की सरलता, विनम्रता और उनके पास में एक वैचारिक पावित्र मुझे वहाँ अनुभूत हुआ था। उसके बाद तो अनेक मेरी उनसे भेंट और वार्ताएं हुई। उनके पास हम देखें तो पर्यावरण के प्रति एक न केवल जागरूकता है बल्कि चिंता है। वे भारत की नदियाँ, झील, जलाशय, सरित सरोवर के प्रति अत्यंत संवेदनशील हैं। मैं उनके आसपास देखता हूँ उस प्राचीन परंपरा को, जिस परंपरा में वे भारत की उपासना करते रहे अनेक शासक। उसी परंपरा में मुझे लगता है विक्रमादित्य के बाद, हर्षवर्धन के बाद, चंद्रगुप्त मौर्य के बाद, या मुझे लगता है छत्रपति शिवाजी, महाराणा प्रताप या गुरु गोविंद सिंह के बाद एक ऐसा प्रशासक, एक ऐसा शासक जो सजग प्रहरी है और जो सामान्य जन से लेकर और श्रेष्ठी, सामंत, साहूकार, यद्यपि ये सब नहीं रहे, पर हाँ जो उच्चतम घरानों के लोग हैं उनके यहाँ भी और एक सामान्य प्रजा में भी उनके लिए एक व्यापक स्वीकृति है, एक अद्भुत मान्यता है, एक अद्भुत उनके प्रति आकर्षण है जन जन में।
पीएम जी की सादगी, संसदीय परंपराओं के प्रति कमिटमेंट और संसदीय नियम नहीं तोड़ने का संकल्प, ये देखकर मैं बहुत ज्यादा रोमांचित हुआ। ये कहना है केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल का। तो मैं प्रधानमंत्री के कर्मचारी, अधिकारी इतने अभिभूत हुए जब वो प्रक्रिया समाप्त हो गई। हरवंश जी डिप्टी चेयरमैन चुन लिए गए, उनको सबने बधाई दे दी। जब अब बाहर आ रहे थे तो राज्यसभा के कर्मचारी कह रहे थे कि लोग पता नहीं ऐसे ही कहते हैं, ये तो इतने विनम्र हैं और संसदीय परंपराओं का इतना ध्यान रखते हैं कि आज हमें प्रधानमंत्री जी बहुत कुछ सीखने को मिला। प्रधानमंत्री को हर बात विस्तार में करना पसंद है और वो सिर्फ अभी की नहीं, आने वाले 50 सालों के बारे में सोचकर कार्य करते हैं। ये कहना है केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का। पीएम साहब बहुत डिटेल पसंद करते हैं। पीएम साहब ने 50 स्टेशन का हमको शुरू में टारगेट दिया, तब काम लेके गए। लंबा प्रेजेंटेशन हुआ, 2-2.25 घंटे का प्रेजेंटेशन हुआ, लेकिन सेटिस्फाइड नहीं थे। फिर रात में फ़ोन आता है पीएम साहब का। पीएम साहब ने कहा कि देखो ये डिज़ाइन आज के हिसाब से ठीक है, लेकिन आगे के 50 साल की सोच के करो। फिर उन्होंने एक्सप्लेन किया कैसे। फिर उन्होंने कॉन्सेप्ट दिया रूफ प्लाजा का, कि पटरी के ऊपर रूफ प्लाजा बने, जो कि नई अर्बन स्पेस बने, जिसके ऊपर वेटिंग एरियाज हो, लोकल प्रोडक्ट्स को डिस्प्ले करने और बेचने की पॉसिबिलिटीज़ हो, फूड कोर्ट्स हो, बच्चों के खेलने के लिए स्थान हो। तो डिज़ाइन ऐसा बनाओ जिससे कि शहर के दोनों हिस्से को जोड़े। जो पैसेंजर हो उसके लिए ही नहीं होना चाहिए स्टेशन सारे शहर के निवासियों के लिए, सभी सिटीजन्स के लिए होना चाहिए। नरेंद्र मोदी जी ने गुजरात का बहुत विकास किया। सीएम से लेकर पीएम पद तक उन्होंने गुजरात को अपना समझकर काम किया और मुझे गुजराती होने पर गर्व महसूस होता है। ये कहना है क्रिकेटर रविंद्र जडेजा का। नरेंद्र मोदी सर ने जो गुजरात के लिए किया है इतने सालों में, सीएम पद से लेकर प्राइम मिनिस्टर तक की जो उनकी यात्रा रही है, तब भी उन्होंने जो गुजरात का विकास किया है वो बहुत ही बढ़िया है। और गुजरात का विकास, अगर आप गुजरात के रोड, लाइट, पानी, हर जगह पानी आता है, पीने लायक पानी आता है। और रोड्स आप गुजरात के देखेंगे तो वो बहुत ही अच्छे रोड्स हैं। आप कहीं भी जाओगे तो आपको नेशनल हाईवे और जो सिटी में जो रोड्स है वो एकदम डेवलप है। सर ने दिल से अपना गुजरात समझ के इतना ध्यान दिया, इतना विकास किया है। और एक गुजराती होने नाते मुझे एक प्राउड फील होता है कि हमारे सर ऊपर वो पद पे बैठे हुए हैं और जब भी गुजरात बात आती है तो वो हमेशा अड़िकम रहते हैं। एक बार प्रधानमंत्री संसद की कैंटीन में खाना खाने गए। उन्होंने देखा कि जो खाना बाहर गरीब को 50 से 100 रुपए में मिलता है वो यहाँ 5 और 10 रुपए में मिल रहा है। उन्होंने उसी समय सांसद को मिलने वाली यह सब्सिडी बंद करा दी। ये कहना है केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी का। पता लगा कि प्रधानमंत्री जी लंच के टाइम उन्होंने कहा कि मैं खाना जो है कैंटीन में खाऊंगा। तो कैंटीन जो वहाँ एमपीज़ के लिए कैंटीन है पार्लियामेंट के अंदर, वहाँ चले गए। बाहर जो लोग जो है जो चीज़ जो है वो 100 रुपए की प्लेट खा रहे हैं, 50 की खा रहे हैं, और यहाँ पे 10 रुपए की, 8 रुपए की मिल रही है। क्या है, हम कौन से प्रिविलेज क्लास के लोग हो गए? ये बंद होना चाहिए। गरीबों के लिए जो है वो चीज़ जो है वो 50 की मिल रही है और हम जो है वो 5 रुपए की खा रहे हैं। और एकदम उन्होंने सब्सिडी जो है उस दिन से क्लोज हो गई। एमपीज़ की जो कैंटीन की सब्सिडी होती थी वो बंद हो गई। फिर उसी के साथ लाल बत्ती कल्चर, जो कि लाल बत्ती जो है वो नेताओं के रोब का एक प्रतीक बन गया था, वो लाल बत्ती कल्चर उन्होंने बंद किया। किसी ने और कहा, पीएम ने कहा जिसको उतारना उतारो, नहीं उतारना उतारो, हमारा केंद्र का मंत्री कोई नहीं लगाएगा। लाल बत्ती उतारी और लाल बत्ती कल्चर का जो धौस और धमक थी वो खत्म हुई। पेरिस में मैंने देखा कि पहले भारत पीछे बैठता था और भारत ना कहने वाला देश था, लेकिन मोदी जी ने विश्व में एक अलग छवि बनाई और आज विश्व में भारत ऊंचाइयों को छू रहा है। यह कहना है राज्यसभा सांसद प्रकाश जावड़ेकर का। नरेंद्र मोदी जी जब गुजरात में मुख्यमंत्री थे तब पहली दफा उन्होंने ये जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है इसके लिए क्लाइमेट चेंज का विभाग शुरू किया। पेरिस में भी मैंने देखा कि लीडरशिप, पहले भारत पीछे बैठता था, पहले भारत ना कहने वाला देश था। मोदी जी ने पेरिस में अपनी लीडरशिप से, मुझे याद है उस दिन मोदी जी की भूमिका, मोदी जी, ओबामा, शी जिनपिंग
और फ्रांस के ओलान, ये चारों लोगों ने बहुत ये किया और मोदी जी की उसमें प्रमुख भूमिका थी कि पेरिस को भी बचाया, दुनिया को एक्शन प्लान पे लाया और भारतीय जीवन शैली का पहली दफा प्रियम्बल में उल्लेख हुआ। आज पेरिस एग्रीमेंट में जो लक्ष्य हमने लिए थे उससे तो पार हो गया। अभी 2030 में जो होना था वो 2022 में ही हमने साध्य कर लिया। सिंगल यूज प्लास्टिक को बैन किया और भारतीय जीवन शैली का उन्होंने दुनिया में प्रचार किया और नारा दिया कि वन प्लैनेट मेनी एफर्ट्स। खतरा कितना भी बड़ा क्यों ना हो, पीएम नरेंद्र मोदी कभी डरते नहीं। पटना में हुंकार रैली से पहले कई ब्लास्ट हुए, लेकिन बम धमाके के बीच मोदी जी ने जनता के बारे में सोचा और वक्त पर जनसभा को संबोधित किया। ये कहना है राज्यसभा सांसद सुशील मोदी का। एक बहुत बड़ी रैली हुई थी भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, हुंकार रैली हम लोगों ने उसका नाम दिया था। 1.5-2 लाख लोग करीब रहे होंगे। उस रैली को संबोधित करने के लिए नरेंद्र मोदी भी आए थे। गुजरात के मुख्यमंत्री थे। उनके आने के 1 घंटा पहले पटना रेलवे स्टेशन पर एक बॉम्ब ब्लास्ट हुआ और उसके बाद गांधी मैदान जहां उनकी रैली होने वाली थी और जहां 1.5-2 लाख लोगों की भीड़ थी, वहां भी 1-2 ब्लास्ट हुआ। जब नरेंद्र मोदी जी गुजरात से आए, एयरपोर्ट पर उतरे, तो आईबी के लोगों ने उनको बताया कि आपको वहां नहीं जाना चाहिए, कि वहां खतरा है। वहां पर अभी तक 5-6 ब्लास्ट हो चुके हैं और हो सकता है कि मंच के नीचे या मंच के इर्द गिर्द जो है वहां भी बॉम्ब जो है हो सकते हैं। लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि नहीं, मैं तो जाऊंगा, क्योंकि अगर मैं नहीं जाऊंगा तो ऐसी भागदौड़ मचेगी कि वे क्यों नहीं आए और लोग इतने नाराज हो सकते, इतने गुस्से में आ सकते हैं। और इसलिए कोई भी परिस्थिति हो तो आए मंच पर। और मंच पर आने के बाद लगभग उनका 1 घंटे का भाषण हुआ। जब भाषण समाप्त हुआ तो उन्होंने लोगों से अपील की, मैं लोगों से अपील करता हूँ कि लोग यहाँ से जाएं तो शांतिपूर्ण तरीके से अपने अपने घर की ओर जाएंगे, कहीं कोई उत्तेजना में ना आए। और जब वो चले गए तब मालूम पड़ा कि ये तो 7-8 बम हिस्सों। प्रधानमंत्री जी ने अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों के बारे में सुझाव दिया। उन्होंने कहा, हम खिलाड़ियों की कोचिंग, ट्रेनिंग और खाने पर खर्चा करते हैं तो उन्हें जेब खर्चा भी देना चाहिए। और उन्होंने 50,000 प्रतिमाह खिलाड़ियों को देने का सुझाव दिया, जिससे खिलाड़ियों के ऊपर बहुत फर्क पड़ा। ये कहना है बीजेपी नेता राज्यवर्धन सिंह राठौर का। जो अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी होते हैं उनके लिए उन्होंने कहा कि आप इनकी ट्रेनिंग का पैसा देते हो, कोचिंग का, खाने पीने का सबका पैसा देते हो, ट्रैवलिंग का पैसा देते हो, लेकिन इनकी जेब खर्च का पैसा कौन देगा? क्योंकि ये तो सब साधारण परिवार से आते हैं। तो हमने भी सोचा कि ये तो हमने कभी सोचा ही नहीं। तो उन्होंने कहा कि आप 50,000 रुपये इनको प्रति माह देना शुरू करिए। तो जो टॉप्स के खिलाड़ी हैं, तकरीबन 201 खिलाड़ी होते हैं, उन्हें हमने 50,000 रुपये प्रति माह उनको पॉकेट अलाउंस देना शुरू करा। और उससे इतना बड़ा फ़र्क हुआ कि खिलाड़ी मुझे आके बोलते थे कि सर, आज तक तो हमारे माता पिता या जो अड़ोस पड़ोस के साथ बोलते थे, क्यों समय अपना बर्बाद कर रहे हो खेलों में, कि जहाँ पैसा खर्च ही होता है। आज पहली बार है कि वो पीठ थपथपा के बोल रहे हैं कि जा बेटा और खेल। कांग्रेस ने गांधी और खादी को वोट बैंक के लिए इस्तेमाल किया और फिर गांधी और खादी को भुला दिया। लेकिन पीएम मोदी खादी को बहुत ऊंचाई तक लेकर गए। ये कहना है केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का। गांधी जी ने अंग्रेजों को हटाने में खादी को चरखे को लाया, लेकिन कांग्रेस ने खादी को दरकिनार कर दिया। गांधी के नीतियों को, गांधी के नाम पर वोट ले लिया, लेकिन दरकिनार किया। मोदी जब आए तो मुझे पूरा विश्वास है, मैंने सोलर चरखा बनाया। मोदी जी का संरक्षण मिला। उन्होंने कहा ठीक है, एक अलग विंग होगा, एक हैंडस्पन अलग, उन्होंने संरक्षित किया। क्योंकि इसमें 6,000 से 10,000 की आमदनी महिलाओं की हो रही थी। तो मैं एक चीज़ देखा, वो आदमी किसी भी क्षेत्र में बात करो, उससे अच्छा एक श्रोता नहीं मिलेगा। अगर नरेंद्र मोदी जी को आप बोल रहे हैं तो लगेगा कि मैं ज्ञानी हूँ, वो कुछ नहीं जानते जिस विषय को। लेकिन जब आपकी बात समाप्त होता तो वो अपनी बात वहाँ से शुरू करते। एक अच्छे लिसनर हैं और साइक्लोपीडिया हैं, लगता है हर सेक्टर की।
सोलर अलायंस का मुख्यालय हमारे देश में है और एक ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय हमारे देश में होना ये पीएम मोदी जी की वजह से ही मुमकिन हुआ और उसका लाभ पूरे देश में आज हो रहा है। यह कहना है पूर्व केंद्रीय मंत्री सुरेश प्रभु का। गुजरात के मुख्यमंत्री की हैसियत से मोदी जी का काम जोर से चल रहा था। गुजरात पहला राज्य था जिन्होंने क्लाइमेट चेंज का डिपार्टमेंट खोला। उस समय उन्होंने एक बात मुझे कही थी, हमें एनर्जी के एक सेक्टर में यदि आत्मनिर्भर होना है तो सोलर पावर के ऊपर बोल देना पड़ेगा। उस समय सोलर की बात इतनी नहीं चलती थी, तो उन्होंने कहा इसके लिए एक ग्लोबल सोलर अलायंस बननी चाहिए, जो अभी उन्होंने बनाई, प्रधानमंत्री बनी। तो मैं काउंसिल फॉर एनर्जी एंड वाटर का अध्यक्ष था। उसके हैसियत से मैं बड़ी मात्रा में मोदी जी का ये जो विचार था उसको फैलाने की कोशिश की। तो प्रधानमंत्री बनने के बाद उन्होंने उस बात के ऊपर अमल भी किया और आज अमेरिका जैसा भी सबसे बड़ा जो देश है वो भी आज सोलर अलायंस का सदस्य बना। सोलर अलायंस का जो हेडक्वार्टर्स है, मुख्यालय है, वो हमारे देश में है। एक ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय देश में रहने की पहली बात भी मोदी जी के कारण हुई और उसका लाभ पूरे देश के पर्यावरण में होगा, क्लाइमेट चेंज के ऊपर होगा, एनर्जी सिक्योरिटी के लिए। आज हम बगैर वीजा के पाकिस्तान जाकर करतारपुर साहिब के दर्शन कर पाते हैं और ये सिर्फ मोदी जी की बदौलत ही मुमकिन हुआ, क्योंकि मोदी जी के दिल में गुरु साहिबान के प्रति बहुत आदर और सत्कार है। ये कहना है दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के अध्यक्ष हरमीत सिंह कालका का। मोदी जी जब से देश के प्रधानमंत्री बने, उन्होंने हर समाज को साथ लेके चले और बतौर एक सिख मैंने जब उनको नज़दीकी से देखा है, मैंने देखा कि उनके दिल में गुरु साहिबान के प्रति कितना आदर और सत्कार है। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल हमें उस दिन पता चला जिस वक्त देश में एक विपरीत सिचुएशन थी, जिस वक्त पुलवामा का कांड हो चुका था, जिस वक्त पाकिस्तान के साथ टॉकिंग टर्म्स बंद थी। उस वक्त सबसे पहला कदम जो उठाया गया कि गुरु नानक देव महाराज जी के 550 प्रकाश पुरब के ऊपर करतारपुर साहिब का जो कॉरिडोर खोला गया। 70 साल से जो लोग जो पाकिस्तान से छूट के आए थे, पाकिस्तान से दिल्ली में आए थे और देश के अलग हिस्सों में, वो रोज़ अरदास करते थे कि उन गुरुद्वारा गुरुधामों की जो सेवा संभाल है, उनके दर्शन दीदारे हैं, वो हमें कराए गए। और उसको खोलना और सीधा आज बिना वीज़े के पाकिस्तान जाके करतारपुर साहिब, जहाँ पर गुरु नानक देव महाराज जी ने अपनी ज़िंदगी का आखिरी समय बिताया, उसके दर्शन बिना वीज़े के जाके पाकिस्तान जैसी कंट्री में करवाए और सिर्फ मुमकिन हो सका मोदी जी की बदौलत। और आज के इस खास शो में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए भारत 24।